एपिसोड 10 की शुरुआत में हमें रियू की मॉम को दिखाया जाता है जिन्हें अपने बैग में एक इंग्लिश मैगजीन मिलती है जिसे पढ़ने की वो कोशिश करती हैं, पर वो इंग्लिश में होने की वजह से उसे पढ़ नहीं पाती हैं। इसलिए वो रियू के रूम में जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी ढूंढने के लिए। तभी रियू के ड्रॉर में बहुत सारी मेडिसिन मिलती है। उन मेडिसिन के ऊपर भी सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था, इसीलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि वे मेडिसिन किस चीज के लिए है। तभी उन्हें स्योंगो की मॉम का कॉल आता है पॉरिज बनाने के लिए, क्योंकि स्योंगो की तबीयत ठीक नहीं थी। इसीलिए वो लोग जैसे ही घर के अंदर आते तो स्योंगो रियू से कैंसर के बारे में पूछ रहा होता है, तो ऐसे उन्हें रियू के कैंसर के बारे में पता चला। इसके बाद वो रियू से कहती है चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। तभी रियू उनसे कहती है मैं ठीक हूँ मॉम, हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। तब रियू उन्हें बताती है कि मैं ऑलरेडी सर्जरी करा चुकी हूँ। मॉम को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि रियू क्या बोल रही है। रियू बताती है कि 3 साल पहले उसकी सर्जरी हो चुकी है। मॉम कहती है 3 साल पहले कैसे, तब तो तुम यूएस में थी। और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि इस बारे में हमें नहीं पता। और रियू से पूछती है क्या ये सच है। रियू अपनी मॉम को सॉरी बोलती है कि उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया। रियू की मॉम स्योंगो से पूछती है क्या तुम्हें भी इस बारे में पता था। स्योंगो ने बताता है कि उसे भी जस्ट अभी पता चला। ये सब जानने के बाद मॉम घर आती हैं और रियू के डैड और उसके भाई को रियू के कैंसर के बारे में बताती हैं। उन लोगों को तो बिलीव ही नहीं हो रहा होता। रियू के भाई को तो लगता है कि ये लोग मिलके कोई प्रैंक कर रहे हैं। फिर वो रियू के रूम में जाती है, उसकी वही मेडिसिन देखती हैं। रियू उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। उसके बाद वे रुक कर उसका स्टमक देखती हैं। इसके बाद वे कहती हैं कि इसी वजह से तुम मेरे साथ सोना नहीं जाना चाहती थी। रियू कहती है निशान कुछ दिनों में ही चला जाएगा, डॉक्टर ने कहा था कुछ दिन बाद ये हार्डली नोटिसेबल होगा। और मॉम मेडिसिन देखकर पूछती है तो तुम्हारे पास इतनी सारी मेडिसिन क्यों है, तुम बीमार हो ना इसीलिए। रियू कहती है नहीं अब मैं ठीक हूँ, और उन्हें बताती कि ये लीवर सप्लीमेंट, प्रोबायोटिक्स और विटामिन से, बस हमें सब कुछ सच बताओ, कुछ भी मत छुपाना। तभी उन्हें रियू सब बताती है कि कैसे उसे कैंसर के बारे में पता चला और कैसे उसकी सर्जरी हुई। ये सब जानकर उसकी सारी फैमिली बहुत शॉक्ड होती है। रियू की मॉम कहती है इसीलिए तुमने एंगेजमेंट तोड़ी थी ना, क्योंकि तुम बीमार थी। ये सुनते रियू के डैड कहते हैं उस जुन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकता है। तभी रियू उन्हें बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो बीमार थी तब उसी ने उसका ख्याल रखा और वह उसके साथ रहा। और कहती है मैं उसे और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी। मॉम कहती है पेरेंट्स तुम्हारे लिए मजाक है क्या, तुम हम लोगों से ये सब कैसे छुपा सकती हो। रियू बताती है कि मैं यूएस में थी और आपको इसके बारे में पता चलता तो आप परेशान हो जाते। मॉम कहती है तो क्या हुआ, जब बच्चा बीमार होता है तो पेरेंट्स कहीं भी जा सकते हैं, फिर चाहे वो धरती का कोई भी कोना हो। मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने हमें बताया क्यों नहीं। डैड कहते हैं तुम्हें हमें बताना चाहिए था, तुमने हमें बताया क्यों नहीं। और कहते हैं एज अ पेरेंट्स हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए, फिर भी हमें ये जानने का हक है। रियू कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताना चाहती थी पर मैं आपको बता नहीं पाई। मैंने सोचा जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी। ये सुनने के बाद मॉम वहाँ से चली जाती है। उसके डैड पूछते हैं क्या तुम सच में ठीक हो। रियू कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। इधर मॉम ये जानकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और कहती है ऐसा मेरी बेटी के साथ ही क्यों हुआ। इधर स्योंगो की मॉम उसके लिए पॉरिज बनाकर लाती है और कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं रियू की मॉम को लेकर आई थी पॉरिज बनाने के लिए। और कहती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है जो भी अभी यहाँ हुआ। और स्योंगो से पूछती है क्या तुम्हें सच में रियू के कैंसर के बारे में नहीं पता था, तुम तो 3 साल पहले बिजनेस ट्रिप के लिए गए थे यूएस में, तब तुम रियू से नहीं मिले थे क्या। फिर हमें पास्ट का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ स्योंगो रियू का एड्रेस ढूंढते हुए उसके पास जा रहा था। तभी उसके पास मोयम का कॉल आता है। मोयम कहती है मैंने सुना है तुम यूएस में हो, और अगर तुम यूएस में हो तो क्या तुम रियू से मिल सकते हो। लगता है आजकल वो बहुत ज्यादा बिजी रहती है, इसीलिए मेरी उससे बात नहीं हो पा रही है। इस पर स्योंगो से टीज करते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है मेरे पास इतना फालतू टाइम है जो मैं उससे मिलने जाऊंगा। मोयम कहती है बकवास करना बंद करो, तुम और रियू दोनों सेम जगह पर हो। फिर भी स्योंगो कहता है कि हम सेम जगह पर नहीं है, मैं उससे 6 घंटे की दूरी पर हूँ। मतलब स्योंगो 6 घंटे की फ्लाइट लेकर न्यूयॉर्क टू कैलिफोर्निया आया था। तभी वो किसी लड़की को देखता है जिसने टोपी लगा रखी थी, और कोई नहीं रियू थी। उसने उसे देख लिया था, फिर भी स्योंगो उसे अवॉइड करके वहाँ से चला जाता है। उसके वॉइस ओवर में हमें सुनाया जाता है उस दिन मुझे भागकर तुम्हारे पास आ जाना चाहिए था, तुमसे बात करनी चाहिए थी, बताना चाहिए था कि तुम कितनी थिन लग रही थी और थकी हुई लग रही थी, मुझे उससे पूछना चाहिए था क्या वो ठीक है। इसके बाद हमें 2021 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ स्योंगो अपने ऑफिस में होता है। तभी उसे रियू का मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा था कि तुम यूएस में थे, फिर भी तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। इसके बाद हमें 1 साल बाद का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि 2022 का था। तब भी उसे रियू का कॉल और मैसेज आया था, बट स्योंगो उसे अवॉइड कर देता है। मतलब वह जितने टाइम यूएस में रहा रियू ने उसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की थी, बट स्योंगो ने कोई भी बात नहीं की। बैक टू द प्रेजेंट, स्योंगो अपनी खिड़की के बाहर खड़ा रियू के रूम की तरफ देख रहा होता है। फिर हमें उसके वॉइस ओवर में सुनाया जाता है मैं कितना डरपोक था, वो बीमार थी, उसने किसी को नहीं बताया और इस दौरान वो बिल्कुल अकेली थी। जब मैं दुखी होता था तब रियू ही एक ऐसी पर्सन थी जो मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करती थी, मुझे कंसोल करती थी और हमेशा मेरे साथ होती थी। वो मुझे इतने सारे सिग्नल्स भेजती रही पर मैं उसकी एक भी हिंट को नहीं समझ पाया। ये सोचकर वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। अब ये जानने के बाद सारी रात कोई नहीं सो पाया था। रियू के मॉम एंड डैड की मॉम को जैसे ही रियू के बारे में पता चलता है तो वो
रियू के बारे में सोचकर रोने लग जाती हैं और उन्हें बात करता हुआ मोयम भी सुन लेती है। वो भागकर रियू के पास आती है। वो रियू पे गुस्सा करने जा रही होती है पर नहीं कर पाती। रियू सामने से सॉरी कहकर सब कुछ बताती है। रियू कहती है कि अब तुम्हें मुझ पर जितना गुस्सा करना है कर सकती हो, पर मोयम उसके सामने बैठ जाती है और कहती है मुझे तुम पे गुस्सा नहीं करना है। तुमने मुझे कितने क्लूज दिए थे। स्पाइसी फूड खाए बिना रहने वाली तुम, कुछ दिन पहले स्पाइसी फूड खाने से तुमने मना कर दिया था। फिर तुमने हमारे साथ नॉन अल्कोहल बियर पिया था। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि तुम ठीक नहीं हो। रियू कहती है शायद मैं एक्टिंग में अच्छी हूँ इसीलिए तुम मुझे नहीं पकड़ पाई। मोयम पूछती है क्या तुम्हारे मॉम डैड बहुत रोए? रियू कहती है हाँ रात भर। मोयम कहती है कि मैं नहीं रोने वाली, ना ही तुम पे गुस्सा करूंगी। ये बोलकर उसे गले लगा लेती है और कहती है मैं तुम्हें ऐसे ही गले लगा कर रखूंगी। रियू कहती है जिस दिन मैं आई उस दिन तुम्हें एयरपोर्ट पर मुझे ऐसे गले लगाना चाहिए था क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। मोयम कहती है सही कहा, मुझे तुम्हें उस दिन ऐसे ही गले लगाना चाहिए था। आखिरकार तुमने अकेले मेंटली और फिजिकली बहुत कुछ सहा है। ये बोलकर वो उसे गले लगाए रखती है। इधर स्योंगो के डैड जब पेशेंट की डिटेल्स पढ़ रहे थे तभी उनमें उन्हें रियू का नाम दिखता है और उसकी रिपोर्ट्स में स्टमक कैंसर देखकर वो भी शॉक्ड हो जाते हैं। इधर स्योंगो ऑफिस आता है पर ऑफिस में उसका मन नहीं लगता, इसीलिए वो अपनी मीटिंग में भी कुछ नहीं कहता। ये देख म्योंगो और लीना समझ जाते हैं कि आज उसका मूड ठीक नहीं है। तभी स्योंगो को उसके डैड कॉल करके उसे हॉस्पिटल बुलाते हैं रियू के बारे में बात करने के लिए। स्योंगो अपने डैड से पूछता है कि आपको उसकी कंडीशन के बारे में पता है ना, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो ठीक है या नहीं? डैड कहते हैं कि डोंट वरी, उसे एक बार चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल ले आना। उसे जो प्रॉब्लम होगी मैं ठीक कर दूंगा। आई प्रॉमिस मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। इधर रियू की मॉम अपनी फ्रेंड से मिलने आती है। स्योंगो की मॉम ने उन दोनों को भी बता दिया था तो वो सारी फ्रेंड्स रियू की मॉम को कंफर्ट करती हैं क्योंकि रियू की मॉम अपने आप को ही इन सब के लिए जिम्मेदार मान रही थी। इधर रियू का भाई भी उसके स्टमक कैंसर के बारे में पढ़ रहा होता है क्योंकि उसे भी अब रियू की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि रियू जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की को भी स्टमक कैंसर हो गया और अब तक उसने अपनी बड़ी बहन को कितना परेशान किया, इसीलिए उसे अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है। तो वो एक पत्थर को लात मारता है जो दूसरी ओर से आती हुई लीना के पैर में लगने ही वाला था। ये देख रियू का भाई उसे देखने जाता है कि कहीं उसे लगा तो नहीं है। लीना पूछती है कि तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अभी जिम में होना चाहिए था। रियू का भाई बहाना बनाने की कोशिश करता है पर लीना समझ जाती है और उससे कहती है कि क्या बॉस ने तुम्हें निकाल दिया है एज ए सीनियर एम्प्लॉय और उस दिन ट्रेडमिल पर मेरी हेल्प करने के लिए मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि अभी भी टाइम है, जाकर बॉस से माफी मांग लो और जॉब वापस ले लो और उस दिन मुझे गाइड करने के लिए थैंक यू। ये बोलकर वो जॉगिंग कंटिन्यू करती है तो रियू का भाई भी उसके साथ जॉगिंग करने लगता है। इधर मोयम शाम को घर लौट रही थी और वो बहुत ही ज्यादा सैड थी। पीछे से कांग उसे बुला रहा था पर वो नहीं सुन रही थी, इसीलिए वो उसके पास आकर उसे बुलाता पर मोयम तो उसे बिना देखे उठाकर पटक देती है क्योंकि अभी भी वो बहुत गुस्से में एंड सैड थी, इसीलिए वो उसे पटकने के बाद रोने लग जाती है जिससे कांग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मोयम उसे उठाकर उसके घर तक ले आती है। मैं ठीक हूँ, कहता है तुम्हें भी यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाना चाहिए। मोयम कहती है तुम्हें बहुत लगा होगा, मैं अपने घर से फर्स्ट एड लेकर आती हूँ और उसे रोककर यहाँ बैठने के लिए कहता है और बताता है कि मैं ठीक हूँ। पूछता है कि थोड़ी देर पहले तुम रो क्यों रही थी? तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो, असल में ये जगह बात शेयर करने के लिए परफेक्ट है। कुछ दिन पहले मैं यहीं पे बैठा था, किसी से अच्छे से बात किया था। मोयम कहती है क्या स्योंगो के साथ? तो मोयम उसे अपने घर की बाउंड्री की ओर इशारा करती है जिससे वो भी समझ जाता है कि उस दिन मोयम ने उसकी बातें सुन ली थी। मोयम भी उसे अपने दोस्त का नाम लेकर बताती है कि मेरी एक दोस्त है जिसकी एक बचपन की दोस्त है, दोनों बचपन से साथ में है, पर मेरी फ्रेंड की फ्रेंड अब्रॉड चली गई। काफी साल से वह काम कर रही थी। जब वो इतने सालों बाद वापस आई तब मेरी फ्रेंड पहले सर्जरी भी करा ली थी पर उसने मेरी दोस्त को नहीं बताया था, इसीलिए मेरी दोस्त अभी भी बहुत ज्यादा दुखी है। उसने अपने फ्रेंड के सामने दुख नहीं जताया और स्ट्रॉन्ग बनने का दिखावा किया, पर वो अपने दोस्त के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा दुखी है और इससे मुझे रोना आ रहा है। अब कांग उसकी बातों से समझ गया था कि वो रियू की बात कर रही है, पर मोयम उसे कहती है कि मैं अपने दोस्त की बात कर रही थी, पर कांग कहता है डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मोयम कहती है कि मुझे तो बिलीव ही नहीं होता कि रियू बीमार थी। अपने काम के दौरान मैंने बहुत सारे बीमार लोगों को देखा है, लोगों को मरते हुए अपने सामने देखा और कभी भी मैंने ये इमेजिन नहीं किया था कि रियू बीमार हो जाएगी। मैंने उससे कहा कि मैं नहीं रोऊंगी पर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। कांग कहता है इट्स ओके, तुम यहाँ रो सकती हो, जितना चाहो उतना रो सकती हो, कोई तुम्हें नहीं देखेगा। खुश होकर चेहरे पर स्माइल रखकर रियू से मिलने जाना, बहुत सारी बातें करना, साथ में खाना खाना और उसके साथ रहना, उस इंसान के साथ रहना जो मिरेकली वापस लौट आई हो, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है जैसे मेरे लिए मेरी यू। मोयम पूछती है यू को क्या हुआ था? तब कांग उसे बताता है कि 2 साल पहले मैं एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू में था, मुझे
एक नंबर से बहुत बार कॉल आ रहा था। इंटरव्यू के बाद मैंने वापस कॉल किया तो मुझे पता चला कॉल हॉस्पिटल से आया था। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो उसी समय का होता है। कांग भागकर हॉस्पिटल आया जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ और बेटी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी वाइफ तो नहीं बची और यू एक बहुत ही लंबी चलने वाली सर्जरी के बाद बच गई। वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसे सही सलामत देखकर मुझे चमत्कार पे यकीन हुआ, इसीलिए मैं जानता हूँ सुबह उसे जगाना, ब्रेकफास्ट के बाद उसे किंडरगार्टन छोड़ने जाना, स्कूल जाते हुए उसका गुड बाय करना कितना खास है मैं समझता हूँ। ये सब बताते हुए कांग इमोशनल होता है तो मोयम उसके चेहरे को होल्ड करती है और कहती है तुमने कहा था ना, तो अब तुम क्यों रोक रहे हो अपने आप को? मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी। जो सुन कांग के आंसू आने लगते हैं तो मोयम उसे किस कर लेती है और फिर जब उसे समझ आता है कि उसने क्या किया है वो उसके सर पर मारकर वहाँ से भाग जाती है और जल्दी से अपने घर के अंदर चली जाती है। वहीं कांग भी हैरान हो गया था। मोयम घर जाते हुए कांग को देखकर सोच रही होती है मैं भागकर ही क्यों आई, मैं भागकर जाऊंगी भी कहाँ, हमारे तो घर आसपास ही है। इधर वाइस मिनिस्टर स्युंगो की मॉम से कहते हैं कि मैंने पिछली बार जो कहा था उसके बारे में तुमने क्या सोचा। हमें पता चलता है कि स्युंगो के मॉम के बर्थडे के दिन मिनिस्टर ही उनसे मिलने आए थे। इधर वाइस मिनिस्टर स्युंगो की मॉम से कहते हैं कि मैंने पिछली बार जो कहा था उस बारे में तुमने क्या सोचा। वो उन्हें बताते हैं कि तुम्हें ड्यूटी असाइन नहीं की जाएगी और जल्दी स्युंगो की मॉम को वॉलंटरीली रिजाइन देने के लिए कहा गया है। स्युंगो की मॉम उन्हें मिनिस्टर से बात करने के लिए कहती हैं कि उन्हें काम करना बहुत पसंद है, इसीलिए वो काम नहीं छोड़ना चाहती। पर वाइस मिनिस्टर कहते हैं कि ये सब पॉलिटिक्स है, ऊपर के मिनिस्टर ने सब कुछ डिसाइड कर लिया, इसीलिए तुम्हें वॉलंटरीली रिजाइन देना ही होगा। जिस पर स्युंगो की मॉम कहती है कि अगर डिसाइड हो ही चुका है तो मैं रिजाइन कर दूंगी। इधर रियू रात को वॉक करने के लिए बाहर आती है तो उसे स्युंगो मिल जाता है। दोनों पास के पार्क में जाकर बैठते हैं। रियू पूछती है क्या तुम मुझ पे गुस्सा हो? स्युंगो कहता है नहीं। तो रियू पूछती है फिर तुमने मुझे, कहती है अगर मैं ऐसा करती तो इससे क्या बदल जाता? अगर मुझे दर्द होता तो मेरे साथ तुम सब भी दुखी होते, और जैसे अगर मैं कहीं पे गिर जाती मेरे साथ तुम सब भी गिर जाते। स्युंगो कहता है कि साथ गिरते तो क्या फर्क पड़ता, चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, एक दूसरे के साथ रहता तो दर्द कम होता, और अगर साथ गिरते तो साथ में ही उठ खड़े होते। रियू कहती है मुझे नहीं पता था ये कैसे करते हैं, कि शायद मैं ऐसी ही हूँ। वो कहता है तुमने ये मेरे लिए किया था ना, बचपन में जब मेरी मॉम काम के लिए अफ्रीका चली गई थी तब तुम मेरे साथ थी। की वजह से जब मुझे स्विमिंग छोड़नी पड़ी तब पल तुम मेरे साथ थी, ये वो अलग बात थी। स्युंगो कहता नहीं, मेरा सबसे मुश्किल वक्त था, पर तुमने मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा, तो तुमने मुझे ये मौका क्यों नहीं दिया। रियू उसे बस करने के लिए कहती है और अपने घर चली जाती है। स्युंगो उसे रोकने के लिए कहता है पर वो नहीं रुकती। तभी वो अपने पीछे जुन को जुन स्युंगो से कहता है कि शायद तब मुझे ऐसा ही करना चाहिए था जैसे तुमने किया, मुझे उस पर चिल्लाना चाहिए था, गुस्सा करना चाहिए था और थोड़ा ऑनेस्ट रहना चाहिए था। स्युंगो पूछता है क्या तब रियू बहुत दर्द में थी? जुन कहता है कि उसने बहुत हिम्मत से उसका सामना किया था। इधर रियू के मॉम डैड रियू के बारे में ही बात कर रहे थे। रियू की मॉम कहती है मैंने अब तक रियू के साथ जितना भी गलत किया मुझे वो सब याद आ रहा है। जब रियू 3 साल की थी अचानक एक दिन दंगजुन उठकर रोने लग गया था, तो रियू भी उसे देखकर रोने लग गई थी। तो मैंने रियू को डांटा था कि तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम क्यों रो रही हो, तुम भी मुझे क्यों परेशान करना चाहती हो। डैड कहते हैं तब तुम यंग थी, तुम्हें नहीं पता था। मॉम कहती है फिर भी मुझे नहीं डांटना चाहिए था, मैंने हमेशा दंगजिन की गलतियों को नजरअंदाज किया, रियू का ख्याल नहीं रखा। पर वो अपने आप कितने अच्छे से बड़ी हो गई, जिम्मेदार बन गई, घर की जिम्मेदारियां उठाई। कि उसे बचपन में दिल की प्रॉब्लम थी, उसका ख्याल रखने में मैंने कभी हमें प्रॉब्लम नहीं दी। उसने कितनी मेहनत की होगी ना, उसने अकेले कितना स्ट्रेस लिया होगा, पर मैंने सिर्फ उसके सक्सेस के लिए प्राउड फील किया। शायद उसे कभी सपोर्ट भी नहीं किया, पर उसने कभी हमसे कंप्लेन नहीं की, उल्टा हमारे बारे में सोचकर उसने अकेले कैंसर का सामना किया। ये कहकर दोनों बहुत रोने लगते हैं। रियू भी इनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अगली सुबह कांग यू को किंडरगार्टन छोड़ने जा रहा था, तभी मोयम भी अपने काम पे जा रही थी और वो उन्हें देखकर वापस घर में घुस जाती है और छुपकर उनके जाने का इंतजार करने लगती है। कुछ दूर जाकर यू कहती है कि वो हमें देखकर छुप क्यों रही थी, शायद लुका छिपी खेल रही हूँ। ये बोलकर वो पीछे मुड़कर देखती है पर उसे मोयम नहीं दिखती है, तो वो अपने डैड को बताती है। कांग तो समझ रहा था कि वो क्यों छुप रही है, तो वो स्माइल करता है। इधर रियू की मॉम उसे ढूंढते हुए रूम में आती है, पर रियू अपने रूम में नहीं थी, उसका फोन यहीं पे था। इसमें हॉस्पिटल से मैसेज आया था कि उसकी बायोप्सी रिपोर्ट्स आ गए हैं। रिपोर्ट में क्या आया होगा ये सोचकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। इधर स्युंगो जुन की बात याद कर रहा था, क्योंकि कल रात जुन ने उसे बताया था कि ट्रीटमेंट के 1 साल बाद मुझे लगा था कि वो ठीक हो गई है, पर वो डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे पता नहीं चल रहा था, वो धीरे धीरे डिप्रेस होती गई। स्युंगो यही सब सोच रहा था, तभी उसे रियू की मॉम का कॉल आता है, क्योंकि उन्हें रियू का कहीं भी पता नहीं चल रहा था। तो स्युंगो उसे ढूंढने निकल जाता है। वो पार्क, लाइब्रेरी, कुकिंग क्लास सब जगह देखता है, पर रियू कहीं भी नहीं मिलती है। तभी उसे कुछ याद आता है, तो वो अपनी कार लेकर निकल पड़ता है और एक बीच
बीच में आता है जहाँ उसे रियू मिलती है। फिर वो उस पर थोड़ा गुस्सा करता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो घर में किसी को तो बताकर आना चाहिए था ना। अचानक फोन घर पर छोड़कर गायब हो गई, हम कितने परेशान हो गए थे, तुम्हें पता भी है। रियू कहती है मैं अपने आप को मोटिवेट करने आई हूँ पर तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। सुंगो कहता है मजाक कर रही हो, पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। रियू कहती है मुझे बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था इसलिए मैं फ्रेश हवा खाने के लिए यहाँ आ गई, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ सफोकेटेड फील कर रहा हूँ। आखिरकार तुम कब तक मुझसे ये बात छुपाने वाली थी। कहती है तुम्हें फिर से वही बात करनी है। कहता है तुम्हारे फिजिकली पेन की नहीं इमोशनली पेन के बारे में बात कर रहा हूँ। रियू कहती है क्या तुम्हें जुन ने बताया है। सुंगो कहता है सीरियसली तुम पागल हो क्या, आखिरकार तुमने अपनी इतनी छोटी सी बॉडी में क्या क्या छुपा कर रखा है। रियू उसे चुप करने के लिए कहती है और जाने के लिए कहती है और सुंगो उसे उठाकर पानी के अंदर ले जाता है। रियू उस पर चिल्लाने लग जाती है। सुंगो कहता है तुम फ्रस्ट्रेटेड थी ना, अब अच्छा लग रहा है। रियू चिल्लाकर कहती है तुम पागल हो गए हो क्या। सुंगो कहता है और चिल्लाओ, मैं चाहता हूँ तुम और चिल्लाओ, जितना फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे अंदर है वो सब बाहर निकाल दो, जो कुछ तुम्हारे दिल और दिमाग में है जो तुमने छुपा रखा है सब बाहर निकाल दो। रियू कहती है तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो, कल से मुझ पे गुस्सा कर रहे हो, बीमार मैं थी, सबसे मुश्किल वक्त में मैं फंसी थी तो तुम मुझे क्यों डांट रहे हो। सुंगो कहता है मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, मैं अपने आप से गुस्सा हूँ। तुमने मुझे कितने सिग्नल्स दिए कि तुम ठीक नहीं हो पर मैंने तुम्हें कोई रिप्लाई नहीं दिया, मैंने तुमसे अपनी आंख मोड़ ली, तुम पे गुस्सा करके मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है, तुम्हें मेरी जरूरत थी पर मैं समझ नहीं पाया। रियू से रोते हुए कहती है कि तुमने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया, मेरे कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया। सुंगो उसे सॉरी कहता है पर रियू रोते हुए कहती है कि मैं किसी को बता नहीं पा रही थी, पता है तुम्हें मैं कितनी अकेली और डरी हुई थी, क्या तुम जानते हो तुमने ऐसा क्यों किया। ये बोलकर उसे मारने लग जाती है। मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा था कि अगर मैंने उन्हें अपने बारे में बताया तो वो मेरी चिंता में अपनी हालत खराब कर लेते। हजारों बार मैंने इस बारे में सोचा, खुद से डिबेट करती रही, तुम्हें बताने के लिए हजारों बार सोचा, तब मैं कैसा फील कर रही थी तुम्हें नहीं पता। ये बोलकर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। सुंगो भी उसे रोता हुआ देखकर रोने लगता है। फिर दोनों शांत होने के बाद बैठकर बातें कर रहे होते हैं। रियू पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। सुंगो कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है हाई स्कूल टाइम में तुम घर से भागकर यहाँ पर आई थी क्योंकि घर पर दुंगजुन को नया फोन मिल गया था और रियू को अपना टूटा फोन ही यूज करना पड़ रहा था और उसकी मॉम हमेशा दुंगजुन का ही साइड लिया करती थी, इसीलिए रियू गुस्सा होकर घर छोड़कर भाग गई थी। तब भी सुंगो ही रियू को ढूंढते हुए यहाँ आया था। सुंगो उसे उसके रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए अपने डैड से बात करने के लिए कहता है तो रियू सुंगो के डैड को कॉल करती है और उनसे भी माफी मांगती है ये सब छुपाने के लिए। सुंगो के डैड उसका रिपोर्ट बताते हैं। सुंगो उससे पूछता है क्या बताया डैड ने। रियू कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस इन्फेक्शन था। जो सुन सुंगो की जान में जान आती है और वो रियू को गले लगा लेता है। रियू पूछती है क्या कर रहे हो तुम। सुंगो कहता है बस एक बार तुम्हें हक करने दो, तो रियू भी उसे हैप्पली हक कर लेती है। इधर सुंगो के डैड अपने पैर के बैंडेड को देखकर अपनी वाइफ को ही याद कर रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे, तो वो उन्हें कॉल करके साथ में डिनर का प्लान करते हैं। इसीलिए वो जल्दी से अपना काम निपटा कर रेडी होकर उन्हें पिक करने के लिए उनके ऑफिस में पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही एम्प्लॉइज बातें कर रहे थे कि उनके बारे में काफी रूमर्स हैं कि ये दोनों कॉलेज से ही एक दूसरे को जानते हैं, अच्छे दोस्त हैं। इवन मैंने तो ये भी सुना है कि वाइस मिनिस्टर ने अभी तक इसी वजह से शादी नहीं की है। अपनी वाइफ को इतना खुश होकर उनसे बातें करता हुआ देखकर सुंगो के डैड वापस हॉस्पिटल चले आते हैं। इधर घर आते उन्हें रात हो जाती है। रियू कहती है पता नहीं मोयम ने भी आज सुबह यही किया, तुम सब अपनी दोस्ती गले लगाकर क्यों दिखा रहे हो। सुंगो कहता है मैं नहीं, मैंने कहा था ना कि अब मैं तुम्हारा सिर्फ दोस्त नहीं हूँ। अब वो कुछ कहती इससे पहले ही रियू का घर आ जाता है, पर सुंगो कार नहीं रोकता और उसे आगे ले जाता है। रियू उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार हम कहाँ जा रहे हैं, पर सुंगो उसे कोई जवाब नहीं देता। इधर रियू के डैड के शॉप पे मोयम और रियू की फैमिली रियू के लिए वेलकम पार्टी की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन केक के ऊपर कैंडल जलाने के लिए उन्हें लाइटर नहीं मिल रहा था, तो सब लोग लाइटर ढूंढने में लग जाते हैं। पर तभी यहाँ पर रियू और सुंगो पहुंच जाते हैं और इससे पहले रियू लाइट्स ऑन कर देती है, जिससे उनका सरप्राइज फ्लॉप हो जाता है। पर फिर भी सभी लोग उसका वेलकम करते हैं। ये देखकर रियू काफी सरप्राइज्ड होती है और पूछती है किसका आइडिया था। सब लोग बताते हैं कि सुंगो का। तो हमें पता चलता है कि सुंगो ने यहाँ आने से पहले रियू की मॉम को कॉल करके एक सरप्राइज वेलकम होम पार्टी की तैयारियां करने के लिए कहा था। तो इनकी इतनी सारी तैयारियां देखकर रियू बहुत खुश होती है एंड मॉम डैड सभी को खाना खाने के लिए बैठने को कहते हैं। तो रियू के डैड ने रियू के लिए उसका फेवरेट डिश बनाया था जो कि नॉन स्पाइसी था और एक शेफ की तरह वो सारे खाने के बारे में बता रहे थे। फिर मोयम रियू की मॉम को कुछ कहने के लिए बोलती है, तो मॉम कहती है कि हम
एक फैमिली है, इसीलिए अब से जो भी बात होगी एक दूसरे को बताएंगे, चाहे कोई भी बात अच्छी हो या बुरी हो, सिर्फ अपने तक नहीं रखेंगे और अब से ये हमारी फैमिली का रूल होने वाला है। तो सब लोग एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं। रियू का भाई भी उसका नाम ना लेकर उसे दीदी कहकर बुलाता है, जिससे सबके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और सब लोग मजे से खाना खाते हुए घर लौटते हैं। घर लौटते हुए रियू कहती है कि मेरा तो पेट भर गया, ऐसा लग रहा है कि जैसे पेट फट जाएगा, जो सुन सब लोग डर जाते हैं। ये देख रियू कहती है डोंट वरी, मेरे कहने का मतलब था कि खाना बहुत अच्छा था और मैंने अच्छे से खाया। सब लोग स्माइल करने लगते हैं। रियू का भाई रियू से कहता है कल से मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ, तुम्हारी एक्सरसाइज का ध्यान मैं रखूंगा। मोयम कहती है और मैं तुम्हारी पर्सनल डॉक्टर ही समझ लो। डैड कहते हैं जो खाना चाहोगी मैं वो बनाऊंगा। तो रियू स्युंगो से पूछती है कि तुम क्या करोगे, जब सब मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मेरे लिए एक घर बनाओगे क्या? स्युंगो कहता है इतनी उम्मीद भी मत लगाओ। तो रियू कहती है फिर हमारे साथ नहाने के लिए सोना चलोगे हमारे पुराने दिनों की तरह? स्युंगो कहता है मजाक मत करो, मैं तुम्हारे साथ क्यों सोना जाऊंगा? रियू कहती है डोंट वरी, बीच में पर्दा टांग देंगे। ऐसे ही बातें करते हुए सब एंजॉय करते हुए घर की ओर आ रहे थे। वहीं इन्हें इतनी खुशी से जाता हुआ जुन देखता है और रियू को इनके साथ इतना खुश देखकर रियू के लिए हैप्पी होता है। इधर स्युंगो के डैड बहुत रात को घर आते हैं। उनकी वाइफ वेट कर रही थी जो उन्हें कुछ बताना चाहती थी। स्युंगो के डैड कहते हैं कि मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। उनकी वाइफ उन्हें बताने के लिए कहती है तो वो कहते हैं कि मुझे डिवोर्स चाहिए, जो सुन उनकी वाइफ शॉक्ड हो जाती है। इधर रियू को जुन का कॉल आता है। रियू पूछती है वो कहाँ है। जुन रियू के घर के बाहर ही खड़ा था, पर वो उससे कहता है कि मैं अपने होटल रूम में हूँ और उसे बताता है कि मैं यूएस वापस जा रहा हूँ और शायद हमारा ये आखिरी कॉल होगा, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने तुमसे सच में प्यार किया था, पर मेरे प्यार करने का तरीका गलत था। मैंने बस तुम्हें जल्दी से ठीक करने पे ध्यान दिया, कभी तुम्हारे पेन को फील नहीं किया, तुम्हारे साथ गिरने के बारे में नहीं सोचा। यहाँ आकर मुझे समझ आया कि तुम्हें किन लोगों की जरूरत थी और कैसे केयर की जरूरत थी। मेरे लिए वो इंसान मैं कभी नहीं बन पाया, उसके लिए आई एम सॉरी। मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाया। रियू कहती है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, टाइम तक बीमार रहकर तुम्हें परेशान किया, में इतनी उलझ गई थी कि तुम्हारे अकेलेपन को मैं समझ नहीं पाई। जुन कहता है चलो जो पल हमने साथ में बिताए उन्हें रिग्रेट नहीं करते और हमेशा एक दूसरे को याद रखेंगे, यही काफी होगा, इसीलिए अपना ध्यान रखना। ये बोलकर गुड बाय कहता है। अगले दिन रियू एंड स्युंगो दोनों साथ में अपने अपने काम के लिए जा रहे थे और रियू के दिए हुए प्लांट को अच्छे से ध्यान रखता है जिस तरह उस प्लांट शॉप के ओनर ने कहा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। उसे देखकर स्युंगो रियू के घर आता है और उसे उठाकर अपने साथ लेकर जाता है। रियू पूछते रह जाती है कि कहाँ ले जा रहे हो, तो स्युंगो उसे लेकर एयरपोर्ट आता है क्योंकि आज जुन यूएस जा रहा था। तो जुन को देखकर वो रियू को रुकने के लिए कहता और पहले वो खुद जुन से बात करने आता है। जुन कहता है क्या तुम मुझे सी ऑफ करने आए हो? स्युंगो कहता है तुमने इसलिए तो मैसेज किया था ना। जुन ने मैसेज में उसके यूएस के फ्लाइट के टाइमिंग के बारे में बताया था और स्युंगो को रियू का ख्याल रखने के लिए कहा था। स्युंगो कहता है मैं रियू को भेजता हूँ ताकि तुम उसे गुड बाय कह सको, पर मैं तुम्हें इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। अपने गुड बाय को थोड़ा शॉर्ट एंड सिंपल रखना और उसे थैंक यू भी कहता है रियू के साथ रहकर उसका ख्याल रखने के लिए। उसके बाद स्युंगो रियू से जुन से बात करने के लिए कहता है। रियू पूछती है क्या करना चाहते हो तुम? स्युंगो कहता है कि मैं बहुत इमेच्योर हूँ, पर मुझे लगा कि ये सही है इसलिए मैं तुम्हें लेकर आया। तो रियू जुन से बात करने जाती है। ये मोमेंट इनके लिए थोड़ा ऑकवर्ड होता है क्योंकि कल रात ही इन्होंने एक दूसरे को गुड बाय कह दिया था। रियू कहती है अगर मुझे पता होता मैं थोड़ा तैयार होकर आती, हम लोग आखिरी बार मिल रहे हैं और मैं बहुत बुरी लग रही हूँ। जुन कहता नहीं तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, बल्कि मैंने तुम्हें इतना खुश और शाइन करते हुए कभी नहीं देखा। तो रियू उसे सब कुछ करने के लिए थैंक यू कहती है। तो जुन कहता है आखिरी बार के लिए हम हैंडशेक तो कर ही सकते हैं। दोनों हैंडशेक करते हैं। तो जुन कहता है हमेशा खुश रहना और बीमार मत पड़ना। रियू कहती है और तुम भी अपना ख्याल रखना एंड आई होप कि तुम्हें एक बहुत अच्छी लड़की मिले। जुन कहता है लगता है तुम्हें ऑलरेडी एक अच्छा लड़का मिल गया है, भले ही मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ पर ये जानता हूँ कि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। तो वो उसे गुड बाय कहकर चला जाता है। उसके जाते ही रियू रो पड़ती है क्योंकि इतने साल तक दोनों साथ जो रहे थे। स्युंगो उसे रोता हुआ देखकर उसके पास आता है और अपना कोट उतारकर उसके फेस पर डाल देता है ताकि उसे रोते हुए कोई ना देख पाए। रियू पूछती है क्या कर रहे हो तुम? स्युंगो कहता है बहुत गर्मी है इसीलिए थोड़ी देर के लिए मेरा कोट पकड़ कर रखो। और इसी तरह रियू काफी देर तक रोती रहती है और स्युंगो उसके साथ खड़ा रहता है। इसके साथ वीडियो 10 यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।